एक तरफ कहा जाता है इस कीमती पत्थर का मालिक सारी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है जो भी इससे प्राप्त करेगा वो बर्बाद होगा। इस प्रकार एक ही चीज के दो दो पहलू थे। ये बात चल रही है कोहिनूर हीरे की, जिसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे प्रीसियस स्टोन माना गया है। देखिए, ये हीरा ना तो किसी ने बेचा ना किसी ने खरीदा, ये लूटा, चोरी हुआ या गिफ्ट में दिया गया, लेकिन ये अनेक प्रकार के अभिशाप अपने आप से, कर्ष अपने आप से जोड़े हुए है, क्योंकि जिसने भी इसे प्राप्त किया वो कभी सुख शांति से नहीं रहा, वो हमेशा झगड़ता रहा, लड़ता रहा, खून खराबे में उलझा रहा, अशांत रहा। ऐसा ही इतिहास इसका रहा है। इसीलिए इसके बारे में यदि पुरानी जानकारी जुटाएं तो कहा गया है कि या तो इसे भगवान या इसे औरत ही विश्वास के साथ पहन सकती है, बिना किसी श्राप के साथ या अभिशाप के साथ इसे रख सकते हैं। बाकी पुरुष इसे कोई अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्या वाकई ये कोहिनूर पुरुष के लिए एक दुर्भाग्य था, या यूं कहा जाए कि जो इसे रखेगा वो बर्बाद होगा? ये बात सही है। तो देखते हैं ऐसी ही जानकारी को इतिहास के नजरिए से और घटी हुई घटनाओं के नजरिए से। इस अभिशाप की सबसे पहली शुरुआत हो जाती है काकतीय वंश से। वारंगल के काकतीय वंश के पास जब ये कोहिनूर था तो उसे सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और इसी हीरे को अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया और सल्तनत का वो पार्ट बना। लेकिन इसी के साथ वारंगल का काकतीय साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। सल्तनत के लिए भी कोहिनूर किसी श्राप से कम साबित नहीं हुआ, क्योंकि सल्तनत का मालिक जब अलाउद्दीन खिलजी था और सल्तनत जब समाप्त हुई तो 1526 में वो राजा इब्राहिम लोदी था जो सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से लेकर इब्राहिम लोदी तक के काल को देखें तो इस सल्तनत काल के अंदर ऐसा दौर मुश्किल से ही आया हो जब शांति लंबे समय तक स्थापित रही हो। यह सल्तनत का दौर आपस में संघर्षों का एक दौर था, जिसने लंबे समय तक हिंदुस्तान के अंदर कभी शांति स्थापित नहीं होने दी, क्योंकि इसी समय भी ये पूरा जो दौर है वो दौर सल्तनत के खजाने के कोहिनूर का भी एक हिस्सा माना गया है। कोहिनूर के मालिक इब्राहिम लोदी का 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों मारा जाना और कोहिनूर का मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो जाना, ये भी एक अलग ही कड़ी है। जब बाबर के पास हीरा आया तो उसने इसे अलग ही अंदाज से बयान किया, लेकिन जब मुगलों के पास ये हीरा आया तो उनका भी जीवन कोई शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बीता। बाबर लगातार 4 सालों में संघर्ष रहा। उसका पुत्र हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। कुछ राज्य को प्राप्त करके ढंग से चलाने का प्रयास अकबर के द्वारा जरूर किया गया, लेकिन उसके समय में भी पूर्ण शांति रहे ऐसा नहीं था। फिर जहांगीर, शाहजहां, इनके काल में भी इसी प्रकार के संघर्ष उपद्रव होते रहे, और शाहजहां ने जब इसको मयूर सिंहासन में जड़ा दिया तो कालांतर में वही मयूर सिंहासन है वो यहाँ से लूट के ले जाया गया था। जैसा भी है, शाहजहां से होता हुआ, औरंगजेब से होता हुआ, और ये मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला तक पहुंचा, लेकिन तब तक इसकी ख्याति काफी दूर तक पहुंच चुकी थी और ये संघर्षों के दौर से मुगल साम्राज्य गुजर चुका था। मोहम्मद शाह रंगीला, इसको चोरी होने के डर से कहा जाता है कि अपने पगड़ी के अंदर छुपा के रखता था, जबकि ये भी पीछे आता है कि शाहजहां ने 7 साल की मेहनत के बाद जो मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसकी कीमत यह मानी गई कि 4 ताजमहल के बराबर थी, उस मयूर सिंहासन के अंदर उसने मोर की आंख में से जड़ा था। लेकिन जैसा भी हो, यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला है वो इसे पगड़ी में रखता था। इसी मोहम्मद शाह रंगीला के दौरान 1739 में नादिर शाह ने अफगानिस्तान से आक्रमण किया और उसने मुगल साम्राज्य को बहुत गहरी चोट पहुंचाई, छिन्न भिन्न कर दिया, और वो कोहिनूर को भी ले गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के लिए भी कोहिनूर एक अभिशाप की तरह ही काम करके चला गया। नादिर शाह जब ले गया तो उसने उसे रखा, लेकिन नादिर शाह को भी संघर्षों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि नादिर शाह अपने ही लोगों के द्वारा मारा गया था। इस प्रकार कोहिनूर प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही नादिर शाह की भी हत्या हो गई थी। तो नादिर शाह के लिए भी ये एक हीरा दुर्भाग्य ही सिद्ध हुआ था। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह के क्षेत्रों में अपने नाम से एक नया दुर्रानी राजवंश खड़ा किया। इस दुर्रानी राजवंश में जब अहमद शाह अब्दाली था तब तक चलता रहा और वह हीरे के नए मालिक भी बने। लेकिन इसी के पुत्र तैमूर का जब शासन आया तो कुछ शासन सही चल पाया, लेकिन जब उसके पोते अहमद शाह के पोतों ने जब शासन किया तो वो लगातार संघर्षरत ही रहे
और उन्हीं में एक था शाह शुजा। शाह शुजा को अपने राजकाज में बहुत बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ा, अशांत था, राज्य खो चुका था। ऐसी स्थिति में शाह शुजा किसके पास पहुंचा? वो रणजीत सिंह के पास पहुंचा और रणजीत सिंह ने उसे सहायता के बदले कोहिनूर की मांग की। इस प्रकार कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा और रणजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान के क्षेत्रों को पुनः दिलाने में मदद की, क्योंकि इस प्रकार ये जो समय था वो रणजीत सिंह का एक फुल प्लेस पावरफुल समय था। इसे लोयन भी कहा गया था। इस प्रकार रणजीत सिंह के पास ये हीरा आ गया और वो दुर्रानी राजवंश को भी एक श्राप की भांति दगा दे गया। लेकिन सिख साम्राज्य के पास आया तो रणजीत सिंह उसे अपने आर्मलेट या बाजूबंद में रखते थे। लेकिन ये हीरा उनके पास आने के बाद सिख साम्राज्य को भी एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा, या यूं कहें कि सिख साम्राज्य भी बर्बाद होता चला गया। क्योंकि उसके बाद रणजीत सिंह की जब 1839 में मृत्यु हो गई तो उसके बाद 4 साल में पंजाब ने 4 शासक देखे, लेकिन ये कोई भी शासक कोई क्रम के नहीं थे और पंजाब को बर्बादी की ओर धकेलते चले गए। और जब अंतिम रूप से 1843 में बचा शासक दलीप सिंह, जो मात्र 5 साल का बच्चा था और रणजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र था और उनकी रानी थी जिंदन, ये बचे थे। दलीप सिंह 5 साल के शासक बने, रानी जिंदन उसको संरक्षिका बनी। लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों की नजर इस पर पड़ गई और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपने आंखें गड़ा दी और अंततः उन्होंने रानी जिंदन पर आरोप लगाए, उसे जेल में डाल दिया और दलीप सिंह को लाहौर ट्रीटी के माध्यम से इंग्लैंड भेज दिया गया। और इस प्रकार ये हीरा जो अब सिख साम्राज्य का अंग था ब्रिटिश एम्पायर के पास पहुंचा। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया? इस हीरे से जड़ी जो बातें थी कि गॉड या वीमेन ही इसको विश्वास के साथ धारण कर सकते हैं, तो ब्रिटिश एम्पायर ने भी ये डिसीजन लिया कि इस हीरे के अभिशाप से बचने के लिए इसको कोई भी पुरुष कभी धारण नहीं करेगा। और इसीलिए ये हीरा बाद में ब्रिटिश एम्पायर में रानी महारानी के ताज का ही एक हिस्सा बनकर रह गया। तो वाकई वो एक पुरुष के लिए अभिशाप से कम नहीं था। जय हिंद, जय भारत। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड के चैनल के साथ। जय हिंद।